हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया पीपीसी, जिसका नाम था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर इसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसकी डेफिनेशन क्या थी? तो पीपीसी का मतलब था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताएगी प्रोड्यूसर या फिर एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को दो गुड्स पर लगा दिया जाए तो हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था एमआरटी, वहीं हमने एक वर्ड बात की थी एमआरटी की, जिसे हमने एमओसी का नाम भी दिया गया था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ने जितने भी रिसोर्सेज एक गुड से दूसरे गुड पर लगाए, तो दूसरे पहले गुड में जो मेरा था वीट में जितना मुझे नुकसान हुआ, जितना लॉस हुआ, उसके कंपैरिजन में मुझे जो गेन हुआ गन के प्रोडक्शन में, वो रिलेशन माना गया एमआरटी या फिर एमओसी। सीधी भाषा में बात करूं तो लॉस और गेन के बीच का जो संबंध था उसे नाम दिया गया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक टाइप है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसीलिए पहले हमें समझना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक्स के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। इम्प्लिसिट, इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो मैं कमा सकता था, एक ऐसी इनकम जो मैं कमा सकता था लेकिन नहीं कमा पाया। सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, आज मिस्टर ए आज एक बिजनेस कर रहे हैं। आज ये एक बिजनेस कर रहे हैं। आज इस बिजनेस से ईयरली जो प्रॉफिट है, बिजनेस का जो ईयरली प्रॉफिट है वो है सपोज 50,000। बिजनेस का जो ईयरली प्रॉफिट है वो 50,000। अगर मिस्टर ए इस बिजनेस को नहीं करते तो कहीं जॉब करते, और इस बिजनेस में उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज लगाए, अपना पैसा लगाया है, उस पैसे को कहीं बैंक में जमा कराते या फिर कहीं और इन्वेस्ट करते। सपोज जॉब और इन्वेस्टमेंट के बाद उनकी इनकम होती 35,000 रुपये। वो जॉब करते सालाना, और इस बिजनेस में जो पैसा लगाया वहां उस पैसे को कहीं बैंक में जमा कराते, एफडी की इंटरेस्ट आती। सपोज ये सभी करके वो इनकम कमा लेते 35,000, लेकिन वो आज बिजनेस कर रहे हैं जहां से प्रॉफिट हो रहा है 50,000। अब जो बिजनेस है, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इस बिजनेस की इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोला जाएगा, इस बिजनेस की इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो होगी 35,000। क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं किया जाता तो वो जॉब करते, तो जॉब करने के कंपैरिजन में आज वो केवल 15,000 रुपये तो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 3500 वैसे भी कमाते। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस 35,000 को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब पढ़ें डेफिनेशन। इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उनके पास दो ऑल्टरनेटिव थे, जॉब करें या बिजनेस करें। उन्होंने चूज किया बिजनेस। अब बिजनेस के अलावा उनके पास अगला बेस्ट कौन सा था? वो था जॉब। इसलिए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर। एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए उन्होंने जो दूसरी अपॉर्चुनिटी का किया है सेक्रीफाइस, तो जो सेक्रीफाइस है वो माना गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है। या फिर मैं एक और एग्जांपल के साथ बात करूं, आज मेरे पास 3 घंटे हैं, आज मेरे पास 3 घंटे हैं, सपोज 3 आवर्स हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 घंटे में थोड़ी और पढ़ाई कर ली जाए या एक ऑप्शन है मूवी देख ली जाए। रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। मैंने ऑप्शन चूज किया सपोज मूवी देखने का। रीजन, मुझे लग रहा था मूवी से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो स्टडी करने से नहीं मिलेगा। कुछ लोग चूज करेंगे स्टडी, उन्हें लग रहा है स्टडी का सेटिस्फेक्शन है वो मूवी से नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने रिसोर्सेज जो है वो वहां पर ही डिप्लॉय करेंगे जहां हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होने की उम्मीद है। तो हमने जो अपॉर्चुनिटी का सेक्रीफाइस कर दिया, जो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उस अपॉर्चुनिटी की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस जगह मॉनेटरी टर्म डिसाइड करना संभव नहीं है, इसीलिए इस जगह मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, जबकि यहां पर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इजीली कैलकुलेट कर पा रहा था। अब बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टाइप कितने हैं। तो बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दो टाइप की, एक है टोटल और एक है मार्जिनल। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है यदि सारे रिसोर्सेज हम लगा दें, एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे ऑल्टरनेटिव में सारे रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए जाएं। जैसे मैंने वीट से सारे रिसोर्स शिफ्ट कर दिए गन में,
मैं वीट का प्रोडक्शन कर सकता था मैक्सिमम 15, गन का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं 5, तो सारे रिसोर्स शिफ्ट कर दिए जाएं तो मुझे वीट में लॉस होगा 15 यूनिट्स का, जबकि गन में गेन कितने का होगा 5 यूनिट का। इस तरह का रिलेशन टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है। जब हम बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। हम सारे रिसोर्स करते हैं सेक्रीफाइस, तो टोटल जो मुझे लॉस होगा टोटल गेन के कंपैरिजन में, ये टोटल लॉस माना जाएगा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही वहां पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, मैंने स्टार्टिंग में 15 यूनिट्स बना सकता हूं कॉम्बिनेशन ए पे वीट की, जबकि गन की बनेंगे 0। अगर मैं वीट की कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट कर दूं गन में, तो गन का 1 यूनिट बन जाएगा। तो एडिशनल 1 यूनिट को बनाने के लिए जो मैंने सेक्रीफाइस किया है, 1 यूनिट का, उसे बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी माइक्रो के अंदर मार्जिनल वैल्यू निकाली जाएगी, वो हमेशा एडिशनल यूनिट के कंटेक्स्ट में ही निकाली जाएगी। यहां बात भी कर रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो मैंने एडिशनल सेक्रीफाइस किया है, उसे बोल रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरा यहाँ वीट का मुझे होगा सेक्रीफाइस, वीट की 1 यूनिट का मैंने सेक्रीफाइस किया है गन की 1 यूनिट बनाने के लिए स्टार्टिंग में, फिर मेरी वीट की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस था गन की एडिशनल 1 बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वापस रिवाइज कर लें, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। खुद के फैक्टर्स यदि कहीं और लगाएं तो हमने जो अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस कर दी है, उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 2 टाइप का है, टीओसी, एमओसी। टीओसी हमेशा टोटल रिसोर्सेज शिफ्ट कर देंगे, कितना टोटल लॉस हुआ। एमओसी यदि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की है, तो उसके कंपैरिजन में एडिशनल लॉस कितना हुआ है, उसे बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला वो है सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस क्या है। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, तो बच्चों सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ज्यादा वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर ट्रेड नहीं होंगे। दैट इकोनॉमी इन विच लेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड इन द इकोनॉमी। जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होंगे उस इकोनॉमी में। जैसे एट प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कंट्री में कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स और सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नए नए गुड्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, कॉम्प्लेक्स है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होंगे, वो सिंपल है। अब सिंपल इकोनॉमी में इतनी ज्यादा हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल इकोनॉमी में लोग एक दूसरे को गुड को एक्सचेंज करने के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि मेयर सर्वाइवल है सिंपल इकोनॉमी का मोटिव, कि हम केवल जीवित रह पाए। जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मोटिव होता है ग्रोथ पर्सपेक्टिव के साथ, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ हो, बढ़ोतरी हो, दिन प्रतिदिन और पैसे वाले बने। इसीलिए सिंपल इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज को ट्रेड करने के लिए प्रिवेल करेगा बार्टर सिस्टम, जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम भी प्रिवेल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मनी सिस्टम भी प्रिवेल कर सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर एग्जिस्टेंस होगी मनी सिस्टम की, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कम नंबर ऑफ गुड्स हैं, तो इजीली हम हर गुड के कंटेक्स्ट में दूसरे गुड्स की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मैं यदि खेती करता हूं, मैं यदि गेहूं का प्रोडक्शन करता हूं, तो मैं गेहूं के कंपैरिजन में कितना चावल मैं रिसीव करूंगा, कितना घी मैं रिसीव करूंगा। एक छोटी इकोनॉमी है, कम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं, तो मैं इजीली कंप्यूट कर पाऊंगा कि मेरे आउटपुट के बदले में दूसरे आउटपुट की कितनी यूनिट मिलेंगी। लेकिन वहीं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में एन नंबर ऑफ आइटम है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर आइटम के कंपैरिजन में अलग अलग गुड्स की वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस तरह की इकोनॉमी मेजर प्रिवेल करेगा मनी सिस्टम। बच्चों ये बात थी आज की ओवरऑल टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बीच के डिफरेंसेस। ये मेरा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1, जहां मैंने डिस्कस किया इकोनॉमी के टाइप्स, दोनों बेसिस पर इकोनॉमिक डिसीजन और नंबर ऑफ गुड्स यूज्ड और ट्रेडेड। फिर मैंने बात की इकोनॉमिक्स के टाइप्स माइक्रो मैक्रो। फिर मैंने बात की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, जिसके बेसिस पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव।
फिर मैंने बात की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसका नाम था फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उसका स्केड्यूल और पीपीसी सेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, उसका ग्राफ। इसके अलावा शिफ्ट एंड रोटेशन जो मेरी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके टाइप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक जो इंपोर्टेंट था एमओसी जिसको एमआरटी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन। और फिर मैंने आखिरी में आज सिंपल इकोनॉमी का टाइप। ये बच्चों अपना चैप्टर नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। ऐसा ही अब जो रिलेटेड अगला टॉपिक है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसका स्टार्टिंग करेंगे अगले लेक्चर से। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।